आदिवासी हैं, जंगल में रहे, उनका समाज जंगल में रहता। महोदय, मेरा भी बचपन जंगल में ही बीता है। हमारे पुरखे कभी जो गोरखपुर का पाठ था, देवदा, जहाँ भगवान बुद्ध की नाना की राजधानी थी, कभी उस क्षेत्र में रहते थे, कोलीय वंशी थे। रोहिन नदी के पूरब तरफ कोलीय वंश, मल्ल वंश रहता था। तो कोलीय वंशी जो राजा थे महाराज अंजन, वो कोली जाति के थे और जो बाद में कोरी और कोली कहलाए। तो 1658 के 31 जुलाई को जब औरंगजेब बादशाह हुआ तो उसने हुक्मनामा जारी किया, क्योंकि हमारे पुरखे कपड़ा बुनते थे कि अगर कपड़े का व्यवसाय करना है तो आपको इस्लाम स्वीकार करना होगा। और उसी में जब ये पाबंदी लगाई गई तो हमारे जो कोली भाई थे तमाम इस्लाम स्वीकार किए मजबूरी में, और वो कहलाए अंसारी, जो आज अंसारी हैं, पहले जुलाए। महोदय, उसी समय हमारे पुरखे करीब 1680 के दशक में अपने धर्म की रक्षा के लिए आए और नेपाल बॉर्डर की सीमा जो तत्कालीन जिला बस्ती था, वहां तराई के जंगल में आकर बस गए और वहीं पर मैं पैदा हुआ और मेरा वहां बचपन बीता है। हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी, तो जमुआर को जंगल को बोलते हैं जमुआर, हम अवधी में जामुन को जमुआ बोलते हैं। और उससे हो गया जमुआर का जंगल। चूंकि तराई एरिया में पानी रहता है तो वहाँ ज़्यादा पौधे कोई सरवाइव नहीं करेगा। जामुन ऐसा है कि पानी है तब भी सरवाइव करेगा, अर्जुन है वो भी सरवाइव करेगा। तो वो जंगल जमुआर का जंगल, और उसी जमुआर के जंगल से मेरा जुड़ाव रहा। मैंने वहाँ के जामुन भी खाए हैं पेड़ों पर चढ़ चढ़ के। मैंने वहाँ के सब्जियाँ जो जंगली होती थी, भुईफोर जमीन से निकलता था, खासकर जहाँ दीमक की बाबी होती थी। कटेरुआ, हमारा साल एक पेड़ होता है जिसका नाम है सोरिया रोबस्टा बॉटनिकल नेम। अब जब फर्स्ट सेकंड रेन होती है तो उसके नीचे से एक किस्म का ट्रफल निकलता है, इंडियन ट्रफल, जिसको यहाँ कहीं कटेरुआ, कहीं उसको सफड़ा, और झारखंड में किसी और नाम से जानते हैं, जो बड़ा महंगा बिकता है उस समय, 1000-1200 रुपया किलो। तो वो भी जंगल से खुद निकाल कर खाया है। पड़ार एक जंगली सब्जी, उसको भी खाया है। ख्यक्सी भी खाया है, जिसको कहते हैं कंटोला, हमारे यहाँ ख्यक्सी। तो इस तरह से मैंने जंगल से बड़ी अच्छा तरह से परिचित हूँ। और 76 में MSc करने के बाद जब मैं सिविल सर्विस के पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से बैठा तो 4 महीना 77 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रहा हूँ। तो इसलिए मेरा जंगल से जुड़ाव है। सभापति महोदय, अब मैं आता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि करंट फॉरेस्ट कवर जो है वो 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 21.71% जो जियोग्राफिकल एरिया देश का वो है। लेकिन इसमें जो ट्री कवर जोड़ दिया गया तो अब एरिया बढ़कर हो गया है 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, जो अप्रॉक्सीमेटली 25.17% ऑफ इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका पार्ट है हमारा फॉरेस्ट कवर। महोदय, अभी माननीय घनश्याम तिवारी जी ने बता चुका है कि ये 9th पोजीशन हमारा फॉरेस्ट कवर में है, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ फॉरेस्ट कवर जो बढ़ रहा ग्रोथ रेट है वो हम दुनिया में 3rd पोजीशन पर हैं। महोदय, फॉरेस्ट किस रेट से बढ़ा है? जब यूपीए की सरकारें थी तो उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अरे फॉरेस्ट तो हमारा जीवन है, ऑक्सीजन वहीं से है, क्लाइमेट वहीं से कंट्रोल होता है। महोदय, मैं यहाँ पंडारा पार्क में रहता हूँ, अंदर तो वहाँ पेड़ बहुत हैं, तो दिल्ली में और जगह टेम्परेचर से हमारे यहाँ 3-4 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। तो महोदय, फॉरेस्ट कवर जो ट्री का जो बढ़ा यूपीए सरकार में 91,266 स्क्वायर किलोमीटर, अब हो गया है 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर। महोदय, इस तरह से, और दूसरा जो एक पेड़ माँ के नाम जो इनिशिएटिव चला, उस इनिशिएटिव में अब तक 262.4 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं और एक जन आंदोलन बन गया है। और जिसमें शहरी क्षेत्र को शामिल किया गया, उसके भी बड़े सराहनीय रिजल्ट आए हैं। महोदय, हर शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन मिलेगी, ग्रीन बेल्ट मिलेगा, और उस माननीय मोदी जी ने जो उसको शहरी वनीकरण की योजना शुरू की, उसमें जो फॉरेस्ट कवर शहरों में बढ़ा है, तो उसकी जो फेफड़ा था, जो
सांस ना लेने काले फूल रहा था, वो भी आज ग्रीन हो गया महोदय। मैं लखनऊ में रहता हूँ, घर के सामने ग्रीन बेल्ट था। मैंने वहाँ के अथॉरिटीज कहा कि आप लोग तो नहीं लगा पाओगे, ठेकेदार आपका उल्टा सीधा पेड़ लगा दीजिए, आप हमको दीजिए, आपकी ज़मीन है, मैं वहाँ लगाता हूँ। और वहाँ मैंने काफ़ी एरिया, जिसमें महाराष्ट्र हमारे मित्र लोग हैं, बदलापुर का जामुन हमने लगाया। हमारे यहाँ लीची फलता है, हमारे यहाँ कटहल है, कटहली है, और वो है जिसको हम कहते हैं कमरख, अंग्रेजी में स्टार फ्रूट। हमारे यहाँ साउथ में बहुत हमने पेड़ देखे हैं, जमैकन चेरी। हमारे यहाँ इस समय फालसा होने वाला है, अंजीर है, बड़हल है, तमाम पौधे जो धीरे धीरे लोग भूल गए हैं, वो मैंने वहाँ पर लगाए हैं। और उसकी वजह से हमारे यहाँ बर्ड्स, गौरैया हमारे यहाँ मोर देन 100 होंगी, बुलबुल हैं, जंगल बैबलर हैं, और इस समय कोयल कूक रही है। जैसे बरसात होगा तो पपीहा बोलती है। तो ये जो है हमारे यहाँ इसका फॉरेस्ट कवर का ये फायदा हुआ है। और तमाम जो सड़क पर से धूल धक्कड़ आता है वो सब वो कवर रोक लेता है, इसलिए हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। सभापति महोदय, अब इसको जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा, तो मैंने पिछले साल मालूम किया, गुजरात में हमारे मित्र हैं, एक जगह गोधरा में एक हमें साइंटिस्ट से ताल्लुकात हुआ। तो पता चला वहाँ, जैसे आप तो झारखंड, यूपी, बिहार के बारे में जानते, एक पेड़ होता है महुआ। महुआ जो है ट्राइबल की तो वो लाइफ है। ट्राइबल उसका महुआ, उसी से कुछ और बनाते हैं। महुआ का उसका शराब बनता है, उसका एडिबल ऑयल बनता है, उसके पत्तियों का पत्तल बनता है, क्या क्या नहीं बनता महोदय। और हमने उसका महुआ का महोरी भी खाया है, महुआ का लाटा भी खाया है, और उसका कोयना जो होता है उसका मीठा फल भी खाया है महोदय। तो ये जो महुआ है, महुआ काट डाले गए, खासकर यहाँ ट्राइबल एरिया में तो अब भी है, लेकिन उसको तो इसका प्लांटेशन तो मैंने किया। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं मंत्री महोदय, 5 आम 25 महुआ और 30 बरस में इमलिक फहुआ। देसी आम 5 बरस में, महुआ 25 बरस में, और देसी इमली 30 बरस में उसमें फल आते हैं। तो महोदय, जब मैंने भी महुआ लगाया, हमने कहा ये शहर की जनरेशन नहीं जाने कि महुआ होता क्या है, तो लगाया मैंने देसी। तो मैंने कहा भाई 25 वर्ष किसने देखा है, तो कुछ किया जाए। तो हमारे मालियों से लेकर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और हार्टिकल्चरिस्ट से ताल्लुकात हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इसकी ग्राफ्टिंग किया जाए। तो उस पौधे में जो महुआ फल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं A+T, ना बुढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पौड़ हो गया, बीच का है, उसके डालियां काट कर लाया, उसमें ग्राफ्ट किया, और वो महुआ हमारा 6 साल में फल गया महोदय, और उसके फूल टपकने लगे। तो गोधरा में ना केवल महुआ, वहाँ कैथा कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम जो गणेश जी का फल है वो लाया, और खिरनी लाया। खिरनी बहुत लोग भूल गए होंगे, खिरनी लाया। ये सब ला करके मैंने उस ग्रीन बेल्ट में माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर मैंने उसको लगाया, और वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। क्योंकि कलमी है तो थोड़े दिन में फल देने लगेंगे। तो माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम जगह लोग परिचित नहीं हैं कि महुआ लगाएंगे तो हम 25 साल किसने देखा है। तो इसलिए इसका एक, जहाँ इसका वो नर्सरी नहीं है, वहाँ पर नर्सरी कायम किया जाना चाहिए कि महुआ कहें नहीं साहब ये 25 साल में नहीं, ये 5 साल में फलेगा। तो महोदय, मैंने ये चीज़ देखी है इसके बारे में। अब जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है महोदय, तो फॉरेस्ट कवर में इसमें माननीय मंत्री जी के विभाग का रोल तो सबसे बड़ा है, लेकिन एक सबसे बड़ा रोल है गृह विभाग का, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का। महोदय, मैं पुलिस अधिकारी रहा हूं, और जब 1967 में नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ, चारू मजुमदार और कानू सान्याल का, उनकी परिकल्पना थी रेड कॉरिडोर, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर, लिबरेटेड जोन। और महोदय, तमाम जगह उन्होंने लिबरेट कर लिया था। आप बिहार में भीमा बांध, चकरबंधा, बूढ़ा पहाड़, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सब एरिया सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर थे महोदय, कोई जा नहीं सकता था 3 डिकेड से।
वो महोदय पूरे देश में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हमारे चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र हो, बिहार का एरिया हो, छत्तीसगढ़, आपका बिहार और उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्रा, जितना बांग्लादेश का आज ज्योग्राफिकल कवर है उससे ज्यादा उनके पास नक्सलियों के कब्जे में था। अब जब नक्सलियों के कब्जे में था तो महोदय उन्होंने फॉरेस्ट कवर को, वाइल्ड लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वीरप्पन का नाम सभी जानते हैं, उसको क्या कहते थे? चंदन तस्कर। उसने चंदन के पेड़ नहीं छोड़े, सब काट करके। हाथियों का शिकार हुआ महोदय उसके टस के लिए, गैंडों का शिकार हुआ उसकी सींग के लिए, और टाइगर का शिकार हुआ, पैंथर का शिकार हुआ ट्रॉफी के लिए महोदय, उसके खाल के लिए, उसके नाखून के लिए, उसके हड्डियों के लिए। तो ये जो पूरा एरिया नक्सलाइट एरिया था महोदय, ये तो उन्हीं के उसमें था जहां कोई जा नहीं सकता। इन्होंने माइंस लगा रहे थे, एंटी पर्सनल माइंस, एंटी व्हीकल माइंस। अगर कोई जो वजनदार चीज पड़ी वो ब्लास्ट होगा, मार देगा। अगर हाथी निकला, उसका पैर पकड़ा, इट ब्लास्टेड, और हाथी वहीं मर गया। कोई जानवर का पैर पड़ा, वहां मर गया। माइनिंग किया था इन्होंने बूढ़ा पहाड़ के आसपास जितने ये एरिया थे, स्ट्रेटेजिक एरिया, और महोदय उनकी माइनिंग थी जिससे तमाम लोग मारे गए। दूसरा उनका एक धंधा हो गया रेवेन्यू करने का, पैसा कमाने का। तो उन्होंने क्या किया कि जहां जहां जंगली जानवर का शिकार किया और अपने खाने के लिए हिरन का शिकार किया, जंगली सुअर का शिकार किया, और साहब बड़े कीमती जानवर हैं जंगली भैंसे, और इन सब का शिकार वो करके खाते थे, जिससे हमारी वाइल्ड लाइफ एक किनारे पा गई। और जो कितने कीमती पेड़ थे। मैं आसाम में गया, आसाम में 1984 में बटालियन लेकर रहा, स्टैंडिंग कमेटी में गया जब होम का था। मैंने कहा लोअर आसाम में बहुत से पेड़ थे साल के। बोले साहब साल क्या होता है? मैंने कहा सोरिया रोबस्टा। मैंने कहा वहां पर जो पेड़ थे साल के वो काट डाले गए और नदी के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से बाहर भेज दिए गए, क्योंकि सबसे मजबूत अगर कोई पेड़ होता है वो साल होता है, देसी साल, जिसका बॉटनिकल नाम है सोरिया रोबस्टा। तो मैंने फॉरेस्ट सेक्रेटरी से पूछा व्हाट आर यू डूइंग? तो बोले साहब उसका सीड रखा है, अब जब बरसात आएगा तो लगाएंगे। हमने कहा महोदय सोरिया रोबस्टा का जो फल है, अगर वो पका फल जमीन पर गिरता, 1 महीने में सॉइल नहीं मिलता, जर्मिनेशन नहीं होगा, वाइबिलिटी नहीं होगी। तो महोदय वो सब कीमती पेड़ काट डाले गए। असम में अगर वहां तो कई लोग ऐसे जो जनप्रतिनिधि बन गए इसी के धंधे में, अगर के पेड़ काट डाले गए, आदिवासियों से सस्ते दाम पर लिए गए। और अगर ऑयल गल्फ में, सऊदी अराबिया में, वो करीब $1,00,000 में बिकता है एक लीटर। तो इस तरह अगरतला का नाम ही अगरटी पर था। तो इस तरह से ये जो फॉरेस्ट का नुकसान हुआ, लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं, और उनके नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो किया, नक्सलवाद खत्म होने गया महोदय। अब तो 31 मार्च आ रहा, आज 9 है, थोड़े दिन के 31 मार्च, और जितने नक्सल लीडर्स थे या तो लिक्विडेट हो गए या सरेंडर हो गए, हथियार सरेंडर हो गए। और महोदय इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया जो उनके कब्जे में था, नुकसान किया, अवैध खनन किया, जो भी रेवेन्यू था उनका वो जंगल से जनरेटेड था, वो सब फ्री हो गया, मुक्त हो गया। आज हमारे जंगल और वन्य जीव, फाउना एंड फ्लोरा, वो आज स्वतंत्र हो गए हैं, आज वो निश्चिंत होकर सांस ले गए हैं। तो इसलिए हमारा फॉरेस्ट आज जो है वो और तेजी से बढ़ेगा। देखिए थोड़े दिन में, क्योंकि नक्सलियों से मुक्त होने का, जिसका उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को और अपने गृह मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। तो महोदय इस तरह फॉरेस्ट कवर जो हमारा बढ़ रहा है। अब एक आता हूं मैं अबाउट वेटलैंड। वेटलैंड महोदय बहुत जरूरी है। वेटलैंड एक किस्म से ये फेफड़ा है, धमनी है, वाटर बॉडी है, और वहां वाटर भी है, दलदली जमीन भी है, मार्सी लैंड भी है। और ये मार्सी लैंड क्या करता है? ये मार्सी लैंड जो हमारा कार्बन होता है उसको सिंक करता है। वहां जो पानी होता है जमीन में जाता है
तो हमारा वाटर लेवल बढ़ता है, जो हमारे फसल के काम आता है। महोदय, इसी बॉडी में तमाम जलीय जीव रहते हैं, मछलियां रहती हैं, इससे वहाँ जो मछुआरे हैं, गरीब लोग हैं, उनका जीवन चलता है महोदय। और तो इस तरह से जो वेटलैंड था, इसका डेवलपमेंट हुआ। और वेटलैंड महोदय, जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी महोदय, तो उस समय मात्र 26 वेटलैंड थे हमारे देश में, मात्र 26। और एक कन्वेंशन है जिसको कहते हैं रामसर। रामसर ये ईरान में एक शहर है, वहां पर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। और ये विश्व लेवल पर निर्णय हुआ कि ये रामसर जो है वेटलैंड है, इसको डेवलप किया जाए, इसकी रक्षा किया जाए, बचाया जाए, जिससे इसको, इस मानवता को, चूंकि हमारी मानवता टिकी है क्लाइमेट चेंज पर, पेड़ पर, पौधों पर, तो उसमें 71 में 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ, जो जाकर के 21 दिसंबर 1975 को लागू किया, और हमारा देश भी उसका सिग्नेटरी है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये चीज 75 में लागू हो गया, क्या करती रही वहां की सरकारें? क्यों नहीं वेटलैंड डेवलपमेंट के लिए काम किया? क्यों नहीं उसकी सुरक्षा संरक्षण के लिए काम किया? ये काम कब हुआ महोदय? मैं बताना चाहता हूं कि यूपीए सरकार जब आई है, तब तक हमारे वेटलैंड थे मात्र 26, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड। वैसे तो टोटल वेटलैंड हमारे बहुत हैं, करीब 67,429, और जिनका एरिया 4.1 मिलियन हेक्टेयर। लेकिन जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज थे अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन ऑफ 1971, उसके अनुसार केवल 26 थे। आज महोदय वो बढ़ करके हो गए हैं 98, 4 गुना बढ़ गए, और अभी 2026 में बढ़े हैं महोदय। और उसमें 2 सिटीज हैं जो इंटरनेशनली एक्रेडिटेड जो वेटलैंड हैं, वो भी डिक्लेयर हुए हैं, इंदौर और उदयपुर, अभी 2025 में हुए हैं महोदय। तो ये जो उपलब्धि मिली है वेटलैंड का, वो इस सरकार में मिली है, उपलब्धि यहाँ हुई है महोदय। थोड़ा मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो उत्तर प्रदेश के वेटलैंड के बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा महोदय। यूपी में 2019 के पहले मात्र 1 वेटलैंड था जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड था। माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी वहीं के रहने वाले हैं, गढ़मुक्तेश्वर। वहां से अपर गंगा जो था वेटलैंड, जिसमें ब्रिज घाट से लेकर नरौरा तक, यही केवल था 2005 तक महोदय, उसके पहले कोई नहीं था। उसके बाद क्या हुआ 2019 से देखिए, बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमारा पुराना जिला बस्ती वहां है। सूर सरोवर कीठम झील लेक आगरा है, वो हुआ डिक्लेयर। समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली 2019 में हुआ। सरसई नरवल झील एटा 2019 हुआ। हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर बिजनौर एरियम 2021 में हुआ। समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी 2019 में हुआ। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव 2019 में डिक्लेयर हुआ। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा 2019 में हुआ। सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई 2019 में हुआ। और पटना बर्ड सेंचुरी अभी एटा में हुआ महोदय 2026 में। तो इस तरह से जो पूरे देश में जो वेटलैंड हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, तमिलनाडु में 20 हैं, और उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या महोदय हो गई है 11। अब महोदय कहता हूं, वेटलैंड में यूपी का राज पक्षी रहता है, उस पक्षी का नाम है क्रेन, सारस क्रेन। सबसे ज्यादा सारस क्रेन उत्तर प्रदेश में है, और ये उत्तर प्रदेश का राज पक्षी है। तो साहब, ये कांग्रेस की सरकार, सपा की सरकारों ने वेटलैंड डेवलपमेंट पर कुछ नहीं किया, लेकिन वो सारस पर राजनीति करने लगे महोदय। 2023 की बात है, मार्च की बात है, वहां पर अमेठी जिले में एक आरिफ साहब थे, उन्होंने एक सारस पाल लिया था। अब वो कहानी तो बहुत थी कि साहब वो घायल था तो मैं ले आया, उसको जीवन दिया और फला दिया, पाल लिया, अच्छी बात है। अब उसका उन्होंने प्रदर्शन करने लगे, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, सारस ऊपर से उड़ रहा है,
तो नेचुरली राज्य पक्षी है। और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके शेड्यूल 4 में है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है जिसकी देखभाल की जरूरत है। तो उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया और उसको जाकर के उस सारस को लिया गया और उस सारस को ला करके कानपुर चिड़ियाघर में रखा गया। अब यहां से राजनीति शुरू हो गई। माननीय सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंच गए और वहां उन्होंने कहा, अमेठी के रहने वाले आरिफ को दूर करने पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आरिफ से सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि वे उनके घर पर बधाई देने गए थे कि तुमने इलीगल सारस पाल रखा है, उसको बधाई देने गए थे। उन्हें कहा इसलिए क्योंकि मुस्लिम था, इसलिए कहा गया उससे सारस छीन लिया गया। और ये कहा गया क्या यह प्रजातंत्र है? ये महोदय राजनीति की गई। और वो कह रहे थे कि ये सरकार बताए उस सारस का अपहरण हो गया। एक नैरेटिव, फर्जी नैरेटिव गढ़ने का आदि इन्होंने कहा बताएं वो सारस कहाँ है, अपहरण होकर कहाँ रखा गया है, उस पक्षी को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। इन्होंने एक चीज और कहा, ये जब पक्षी को नहीं छोड़ रहे हैं तो हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। ये उस पर है श्रीमान जी, ऑन रिकॉर्ड है। अब कांग्रेस कहां पीछे रहती। इन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर 21 मार्च 2023 को क्या लिखा, वन विभाग की टीम उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी को स्वतंत्र करने के नाम पर सेवा करने वालों से दूर ले गई। देखना है कि राष्ट्रीय पक्षी को दाना खिलाने वाले से स्वतंत्र करने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है। यह भी कहा यूपी कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर, मैं उसको पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा, आरिफ नाम का एक व्यक्ति 1 साल से पक्षी पाल रहा था। साल भर पहले वो पक्षी की जान बचाई थी। अब वन विभाग वाले उसको इसलिए छुड़ा ले गए क्योंकि वो मुसलमान है। महोदय, वन क्षम में जहां पशु पक्षियों के बारे में जहां क्लियर कट आदेश है कि इसका संरक्षण किया जाएगा और कोई इसको कटघरे में नहीं रह सकता, उस पर भी राजनीति की गई। जिन लोगों ने वेटलैंड के लिए, फॉरेस्ट के लिए कुछ नहीं किया, अरे उस सरकार में जो सरकार थी समाजवादी, उनके कई लोग थे जो जंगल काटने के लिए प्रसिद्ध थे। जितने उन्होंने तराई के जंगल, बहराइच का जंगल, गोटा का जंगल, वहां जो पेड़ थे स्पेशली साल के पेड़, सागौन के पेड़, और महोदय वहां काला शीशम भी था, डलबर्जिया लटिफोलिया, जो आम शीशम है, डलबर्जिया शिशु, डलबर्जिया लटिफोलिया, वहां थे, एक भी पेड़ नहीं बचा महोदय, सब काट डाले गए। तो जिन लोगों ने कुछ नहीं किया वो सारस पर राजनीति करने लगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरसब्ज है और तमाम जमीनें जो फॉरेस्ट की माफियाओं ने कब्जा कर लिया था, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उससे छुड़ा लिया है। शहरों में जो कब्जे थे महोदय, बड़े बड़े माफिया जिनका पैरेलल शासन चलता था, आज उनसे लेकर के वहां गरीबों के लिए मकान बनाए गए हैं और उसी एरिया में तमाम जगह शहरी वृक्षारोपण के अंतर्गत पेड़ लगाए गए हैं गोमती नगर के किनारे। हम भी उसमें शामिल होते हैं। तो महोदय, इस तरह से पेड़ों के संरक्षण में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। ये हमारा सबका काम है, पुनीत काम है। अब महोदय कुछ चीजें बताना चाहूंगा। एक मेरा सुझाव है, चूंकि मैं भी जंगली रहा हूं, जंगली में पैदा हुआ, जंगली सर्विस में रहा, और मुझे बड़ा फक्र होता कहने को कि मैं भी जंगली हूं। महोदय, पहले जो पेड़ थे, जो हाईवेज थे, सड़कें थे, उसके किनारे जो पेड़ लगाए जाते थे वो क्या होते थे? फाइकस फैमिली के। फाइकस क्या, जैसे पीपल है, फाइकस रिलीजियोसा, बरगद है, फाइकस बेंगालेंसिस, गूलर, फाइकस ग्लोमेराटा। मैं महोदय खत्म करूंगा जल्दी। नहीं, आपने जंगली कहा ना, आप जंगली नहीं, आप सांसद हैं। जंगली जो है, जंगल में रहा हूं सर, इसलिए कह रहा हूं। इसके अलावा गूलर है और इसके अलावा पाकड़ है। ये सब ऐसे वृक्ष होते हैं जो बहुत छायादार होते हैं, और जितने फाइकस ट्री होते हैं उसमें फल लगते हैं छोटे छोटे, जिस पर हमारी चिड़ियां आधारित रहती हैं। उनका जीवन उसी पर घोंसले, वहीं पर खाना। और महोदय, आप पीपल का पका हुआ फली लाएं, जमीन पर डालने कभी नहीं जमेगा। पीपल बरगद के पेड़ में आपने जमते हुए नहीं देखा। कहां देखा है? घरों पर। ये क्यों होता है? वहां क्यों नहीं जमता जहां उसके फ्रूट गिरते हैं?
इसलिए होता है कि जब चिड़िया खाती हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम पे जा करके वो बाहर आता है, तब उसका जर्मिनेशन होता है, उसका जर्मिनेशन नहीं हो सकता। अपने गांव में मैंने एक प्रयोग किया महोदय, हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर महोदय, हमने क्या किया, वो पीपल के पके हुए जो उसके गूदे थे उसको लाया, गाय के ताजे गोबर में उसको मिलाया, फेंटा, 1 हफ्ते रखा, फिर नर्सरी में लीप दिया, जम गए पौधे महोदय। तो इसलिए फाइकस ट्री, मेरा कहना है कि आज जो सड़कें हैं, हाईवेज हैं, इस पर जो हम पेड़ ये लगाएं, देसी आम, इमली, महुआ, नीम, बड़हल, जामुन, खिरनी, ये तमाम पौधे जो लगते थे छाया के साथ साथ, उस पर हमारी वाइल्ड लाइफ, हमारे बर्ड, चिड़िया, वो भी उस पर डिपेंडेंट थी। तो मेरा एक चीज कहना यह है कि इसके किनारे हम जो है वो वृक्ष लगाएं जो धीरे, महुआ तो लोग 25 साल वेट नहीं करते, तो महुआ कहाँ सरकारी जमीन पर लगाएंगे तभी रुकेगा, नहीं कोई किसान नहीं लगा रहा है। इसके अलावा मुझे कुछ फॉरेन स्पेसीज जिसको हम फ्लोरा कहते हैं, वो फ्लोरा यहाँ बिना जाने बूझे लाया गया। 1954 में 54 में PL 480 में गेहूं आता था महोदय, लाल, अमेरिका देता था, और वो हमारी पॉलिसी को डिस्टर्ब करता था, नहीं दोगे तो हम PL 480 में गेहूं नहीं देंगे महोदय। 1970 चला, उसमें ग्रास आया पार्थेनियम। पार्थेनियम ग्रास को कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है। जहां जाएंगे तहां उसमें सफेद सफेद फूल, जो रोग का कारण है, खत्म नहीं हो रहा है महोदय। इसी तरह से जलकुंभी, जिसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं वाटर हाइसिंथ, सबसे पहला 1875 में आया फोर्ट विलियम कलकत्ता में, गवर्नर जनरल की पत्नी ले आई थी, बहुत अच्छा फूल खिल रहा है। आज उस पास जलकुंभी ने, आज उस वाटर हाइसिंथ ने हमारी वाटर बॉडी खत्म कर दी है महोदय। गांव में हमारे तालाब थे, गड्ढे थे, तो नदियों में जो गोमती में आप देखेंगे, जरा सा नहीं देखेंगे पूरा छा जाता है। तो मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब के कहूँगा, इसके लिए एक योजना बननी चाहिए कि किस तरह से ये जो वाटर हाइसिंथ है, जिसको हम जलकुंभी कहते हैं, कैसे इसका निराकरण हो। और साथ ही साथ हम एक चीज इस पर देखें कि कोई ऐसी चीज विदेश से ना आ पाए जो हमारे देश के लिए नासूर बन जाए, जिस तरह से ये बना है। इसी तरह महोदय लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा भी साउथ अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से फिर यहाँ आया, आज वो भी फॉरेस्ट के लिए नासूर बन गया है। इतना बढ़ता है फॉरेस्ट को। बिलायती बबूल, वो इतना ज्यादा बन गया, अभी मैं तमिलनाडु में गया, वहां मैं रूरल एरिया से निकल रहा था, वो बिलायती बबूल ने पूरा कवर कर रखा है, उत्तर प्रदेश में का कवर कर रखा है तमाम जगह, और बुंदेलखंड में हमारे निषाद साहब हैं यहाँ के, और वहां भी इसने कवर कर रखा है। ये सब फॉरेन से है। तो सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस टाइप की जो फॉरेन स्पेसीज है, ये फाउना के श्रेणी में आता है। ये फाउना जो है ऐसा ना लाया जाए, जिससे कानून बनाया जाए कि इस टाइप के ना आए, और साथ साथ जो आ गए हैं इससे किस तरह से निजात पाया जाए, किस तरह से निराकरण पाया जाए, उसका भी हमें प्रयास करना चाहिए। इसी तरह महोदय अब आता है, ये तो फ्लोरा हो गया, फाउना, कई ऐसी चीजें आई, जैसे 1952 के आसपास एक मछली आई टलपिया, इसके अलावा अफ्रीकन मांगुर आया, इसके अलावा चाइनीज कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प। महोदय ये मछलियां हमारी वाटर बॉडी में, नदियों में चली गई हैं, जो पहले पालने में आई थी, और उन्होंने जो हमारी देसी मछलियां हैं, हमारी इंडियन कार्प, रोहू, भाकुर, जिसको कतला कहते हैं, मृगल, नैनी, ये जो जितनी मछलियां था, कालबोश, ये सब जो हमारी मछलियां थी जिसको हम पालते हैं, उन सब मछलियों को ये मछलियां रिप्लेस कर रही हैं। तो सभापति महोदय, हमें ये करना होगा, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको नदियों में पहुंच गई हैं। और सबसे बड़ा है थाई मांगुर, जिसे अफ्रीकन मांगुर कहते हैं, वो तो नदी में पहुंच करके उसके ऊपर तो केवल घड़ियाल है, वो जितनी मछलियां सबको खा जाता है, और अनफॉर्चुनेटली बैंड जरूर है, लेकिन मार्केट में अब भी बिकता है सभापति महोदय। तो साथ ही साथ हमें ये भी प्रयास करना चाहिए। अब मैं थोड़ा वाइल्ड लाइफ पर बोल करके, अच्छा ज्ञान आ गया जी माँ जी, वाइल्ड लाइफ में मैं थोड़ा बोल करके कहूँगा
आपने समय ले लिया, बस 2 मिनट, 30 मिनट हो गया महोदय। प्रोजेक्ट चीता बहुत अच्छे रिजल्ट, 1 मिनट में रख दीजिए। जी हाँ, 38 चीता हमारे यहाँ महोदय। हमारे पास चीते थे 1947 में, छत्तीसगढ़ में महाराजा थे, उन्होंने शिकार किया था हमारे इसे इन चीतों का, उसके बाद ही आया। आप पुराने साहित्य पढ़िए, अकबर वगैरह के समय ये राजे महाराजे चीते पाल रखते थे, इसको ले जाते थे, इससे शिकार का करवाते थे। और मंत्री जी को मैं साधुवाद दूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में आज चीते लाए गए, इसको बसा लिए गए। एलिफेंट, मैं भी गया था अपनी कमेटी लेकर के असम। एलिफेंट अपना रास्ता नहीं छोड़ता, कॉरिडोर नहीं छोड़ता, वहां गैंडे हैं, जंगली भैंसे हैं ये। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बरसात के समय काजीरंगा से जब बाढ़ आती थी, वो करबी एंगलोंग के पहाड़ों पर गुजरते थे, ट्रैफिक रोकना पड़ता था महोदय। आज उसके ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है, ब्रह्मपुत्रा के नीचे से सड़क बन रही है। तो ये सब चीजें, तो इसलिए हमें जंगली जानवरों को बचाने के लिए ये कॉरिडोर की व्यवस्था हो रही है। एलिफेंट हो, टाइगर हो, एनी एनिमल हो, उसकी हमें व्यवस्था हो रही है। उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट माननीय स्वाति मालीवाल जी, 3 मिनट्स। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, आज हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि दिल्ली देश की राजधानी, दुनिया की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल बन गई है।